हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे पॉइंट डिफेक्ट जो है वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में अराइजेस होते हैं और कौन कौन से पॉइंट डिफेक्ट होते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर। जिसमें हम लोगों ने जो पॉइंट देखा था वो देखा था कि एक्सिस कैटायंस जो होते हैं जो इंडस्ट्रियल साइट्स में आते हैं या फिर मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोगों को केवल दो पॉइंट्स पे बात करना है। सबसे पहला तो ये कि अगर एक्सिस एनायंस जो है वो इंडस्ट्रियल साइट्स में आए तो किस तरह के डिफेक्ट जो है वो अराइजेस होंगे और क्या सिचुएशंस बनेगी क्रिस्टल्स की। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल एक्सिस या फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सिस का मतलब हुआ कि अगर एनायंस संख्या में बढ़ते हैं, तो अगर एनायन संख्या में बढ़ेंगे तो ऐसे में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल की होती है वो बढ़ती है और कैटायनों की संख्या कम होगी तो इसका मतलब मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो घट जाती है, मेटलिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल एक्सेस या फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो किस तरह का डिफेक्ट होता है ये देखो। इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं इसमें पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो संख्या में कम होंगे। ध्यान रहे इस बात का। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि इन दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट, द नंबर ऑफ positive ions or particles are less than the number of negative ions। इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उसमें क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव आयंस जो होंगे उनकी संख्या कैसी होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, नेगेटिव आयंस की तुलना में। सबसे पहली चीज यही है कि जो नॉन मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होते हैं इनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो कम होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की तुलना में। किस वजह से ये डिफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अराइजेस होता है। तो ध्यान रहे कि ये डिफेक्ट जो होते हैं वो कैटायन वैकेंसीज के कारण या एनायंस के इंडस्ट्रियल साइट्स में उपस्थित होने के कारण होता है। तो these defect arises due to cation vacancies। ये डिफेक्ट जो होते हैं वो कैटायन वैकेंसीज के कारण और एनायंस इन इंटरस्टियल साइट्स, या तो फिर कैटायन वैकेंसीज होगी यानी कोई भी कैटायन जो होगा वो अपने प्रॉपर लैटिस साइट से जो है वो मिसिंग होता है, या फिर एक्सिस एनायंस होंगे और ये एनायंस जो होंगे वो उस क्रिस्टल की इंडस्ट्रियल साइट्स में उपस्थित होंगे। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा। एक्स्ट्रा नेगेटिव charge is balanced by oxidation state of some of the nearby metal ion, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा यानी ऐसे एनायंस जो इंडस्ट्रियल साइट्स में होंगे तो उनके द्वारा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, कोई भी ऐसे नियर बाय मेटल आयंस
उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा जो है वो उनके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लिया जाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट तब अराइज होते हैं जब मेटल्स जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यानी जितने भी ऐसे मेटल्स हैं, खासतौर पे डी ब्लॉक के मेटल्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जिनकी वैलेंसीज जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होते हैं, तो वही मेटल्स जो है वो इस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं। तो दिस डिफेक्ट occurs when metal shows variable valencies, when metal shows variable valencies such as in case of transition metals, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? जितने भी मेटल्स जो है वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं तो वो सभी के सभी कैसे होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो आयरन का ऑक्साइड या फिर निकिल का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन का सल्फाइड, निकिल के ऑक्साइड, ये सब जो होंगे वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। सब के सब इसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाता है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, और इनके जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो कौन से बनेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्रिस्टल्स विद metal deficient defect forms crystals with metal deficient defect form semiconductors। ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। आगे जब हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पी और एन दोनों, पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह का डिफेक्ट होता है इसको जरा सा हम लोग इसको देख लें। तो देखो, मान लो कि कोई भी एक क्रिस्टल है AB जो ए आयन, बी आयन, फिर ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन से बना हुआ है। अभी यहाँ पे फिर क्या होगा? बी आयन, ये A प्लस आयन, ये B माइनस और ये A प्लस आयन, फिर A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन और B माइनस आयन हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ एक्सेस एनायंस जो होंगे वो यहाँ इंडस्ट्रियल साइट्स में आ जाते हैं। ये एक्सेस एनायंस इंडस्ट्रियल साइट्स में सेटअप हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई ना कोई नाइबरिंग मेटल एटम जो होगा, जैसे यहाँ पे ये A प्लस 2 है तो ये इसके एक एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेता है, चार्ज को बैलेंस कर लेता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। एक्चुअल में हुआ क्या? इस सभी मेटल्स में जो मतलब सभी जो मेटल्स हैं जो कैटायंस हैं उसके ऊपर +1 चार्ज है। केवल एक ऐसा कैटायन है जिसपे क्या है? +2 चार्ज है। तो ऐसे में अगर एक एनायन की संख्या बढ़ती है तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस कौन कर लेता है? जो एक कैटायन पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैटायंस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी इनके ऊपर +1 से लेके +7 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। तो ये ऐसी कंडीशन में जो इंडस्ट्रियल साइट्स में एनायंस आ जाते हैं उनके नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। उनके नेगेटिव चार्ज को ये बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरह से जो डिफेक्ट अराइजेस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट के अंदर जो मेटल्स होंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे निकिल ऑक्साइड की या आयरन के ऑक्साइड की, आयरन के सल्फाइड की, तो मेटल्स को अगर हम लोग देखें तो आयरन जो है ये +2 स्टेट में भी होता है, और ये आयरन जो है वो कैसा है? +3 के स्टेट में भी होता है। बिल्कुल इसी तरह से निकिल भी जो है वो +2 के स्टेट में भी होता है और निकिल +3 के स्टेट में भी होता है।
तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो कि कोई भी ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रियल साइट्स में आती है तो उसके द्वारा जो एक्सेस चार्ज इंपार्ट किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज, वो निकेल +3 के आयंस के द्वारा सेटल कर दिया जाएगा। यानी क्रिस्टल के अंदर अकेले निकेल +2 ही नहीं पाया जाएगा, बल्कि कुछ हिस्सा जो है वो निकेल +3 का भी होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, निकेल +3 का भी होगा, क्योंकि जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सभी के सभी आइडल क्रिस्टल नहीं होते हैं। सभी प्रकार के क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। तो अगर डिफेक्ट है तो डेफिनेटली निकेल के ऑक्साइड में कुछ ही हिस्सा हो तो निकेल +2 भी होगा, निकेल +3 भी होगा। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी जो है वो क्रिस्टल्स के अंदर कितना परसेंट +2 निकेल है या कितना परसेंट +3 निकेल है या कितना परसेंट +2 आयरन है और कितना परसेंट +3 आयरन स्टेट में है। ये चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो लास्ट है डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसे कहते हैं, क्या चीज होती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट? तो ऐसा डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो है वो होता है, और आयनिक सॉलिड्स के अंदर एक्चुअल में ये डिफेक्ट करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? आयनिक सॉलिड्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाती हैं और इन इम्प्योरिटीज के कारण उन आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा करवाते क्यों है? तो ऐसे सभी आयनिक सॉलिड्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्योरेटिकली बहुत कम होती है, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। तो इससे जो उस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से कुछ इम्प्योरिटीज मिला देना, ताकि उनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाए, ताकि वो एक अच्छे कंडक्टर हो सके। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। अब ध्यान देना, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सिलिकॉन, सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा ऐसे, एक सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो वो 4 सिलिकॉन से जुड़ा रहता है। एक सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है तो वो कितने से जुड़ा रहेगा, 4 सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये सिलिकॉन हो गया, ये भी सिलिकॉन हो गया, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है सिलिकॉन से। एक सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है 4, देख रहे हैं, 4 अलग अलग सिलिकॉन से वो जुड़ा हुआ है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कैसे पॉसिबल है जब सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं है। बात समझ आ रही है? अब अगर किसी चीज को हम लोग देखें तो सिलिकॉन इज रिलेटेड टू ग्रुप 14। अगर इस सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दें ऑफ ग्रुप कौन सा 15, डेफिनेटली इसके आउटर शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। कितने होंगे 5। तो ऐसे में ये सिलिकॉन को रिप्लेस करके यहाँ फास्फोरस हो जाएगा। तो 4, तो ये 4 सिलिकॉन से क्या किया, 4 सिलिकॉन से कोवेलेंटली बॉन्डेड किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस। इट विल मेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बनाएगा। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है वो चीजें हैं, जैसे ग्रुप 13 को ग्रुप 14 के साथ, या ग्रुप 13 को ग्रुप 15 के साथ हम लोग मिला दें, तो इस मिलाने की जो इम्प्योरिटीज को मिलाने की प्रक्रिया है दैट इज नोन एज डोपिंग। इसी को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग का मतलब आप लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारे जो ओलंपिक खेल होते हैं, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें डोपिंग का वर्ड आता है। बहुत बार आरोप लगते हैं कि फला प्लेयर ने जो है वो डोपिंग किया था। तो डोपिंग है क्या, डोपिंग का मतलब क्या हुआ कि टू ऐड सम मटेरियल्स टू एनहांस द कैपेबिलिटी।
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाए, अपनी बॉडी के अंदर लिया जाए, खाया जाए, ताकि उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है ओलंपिक गेम्स में, लेकिन इन सिचुएशंस में हम लोग डोपिंग कराते हैं ताकि मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या है, a defect in an ionic crystal, a defect in an ionic crystal can be introduced by a defect in an ionic crystal can be introduced by adding foreign ions, by adding foreign ions, So if the impurity ions have, if the impurity ions have a different oxidation state, than that of the host कौन होगा, जिसमें मिलाया गया है, host ion vacancies are created। इसमें क्या हो जाता है, वैकेंसीज क्रिएटेड होती हैं। ये वैकेंसीज जो हो सकती हैं वो कैसी हो सकती हैं, वो आयनिक वैकेंसीज हो सकती हैं या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसीज हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें कि मॉल्टन सोडियम क्लोराइड है, क्या चीज है, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, और इस मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दें। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इन मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा क्या मिला दें, कॉन्टेनिंग लिटिल स्ट्रोंशियम क्लोराइड, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दें। ध्यान देने की बात यही है कि NaCl में Na+ आयन, जबकि स्ट्रोंशियम किसका है, स्ट्रोंशियम +2 आयन है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या इसकी जगह पे कोई और भी मिला सकते हैं, हाँ मिला सकते हैं। कोई भी ऐसा साल्ट मिलाएंगे जिसका कैटायन जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो हम कैल्शियम क्लोराइड भी मिला सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम भी +2 आयनिक स्टेट में है। as impurity is allowed to cool some lattice sites will be occupied either by Ca+2 or by strontium +2 ions in place of सोडियम प्लस आयन। समझदारी बात पर, अगर मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटी के तौर पे मिला दिया और इसको ठंडा होने दिया, तो क्या देखते हैं कि कुछ लैटिस साइट्स पर या तो कैल्शियम +2 आयंस होंगे या स्ट्रोंशियम +2 आयंस होंगे। किसकी जगह पे, सोडियम प्लस आयन की जगह पे। तो ध्यान रखना क्या चीज कि फॉर एवरी कैल्शियम +2 आयन और स्ट्रोंशियम +2 आयन,
for every calcium plus 2 ion or strontium plus 2 ion 2 sodium ion are removed. ये चीज ध्यान रखने की बात है, are removed। क्यों? अगर एक कैल्शियम प्लस 2 है या एक स्ट्रोंशियम प्लस 2 है तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम आयन रिमूव होंगे? 2, क्योंकि सोडियम के ऊपर कितना है? +1 चार्ज है, तो 2 सोडियम आयन रिमूव हो जाएंगे। कहां से? क्रिस्टल लैटिस से, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, तो one of these lattice sites is occupied by calcium plus 2 or strontium plus 2 ion, and the other side remains vacant। तो जो 2 सोडियम आयन जो है वो हट जाएंगे, तो उस एक सोडियम आयन के प्लेस पर कौन आ जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 आयन होगा या स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन होगा, लेकिन दूसरा साइट जो होगा वो कैसा होगा? खाली होगा। तो इस तरह से जो वैकेंसीज डेवलप होंगे वो कैसे होंगे? कैटायनिक वैकेंसीज डेवलप होंगे। कौन से वैकेंसीज होंगे? कैटायनिक वैकेंसीज डेवलप हो जाएंगे। कैसे होता है देख लेते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन क्रिस्टल है तो मॉल्टन स्टेट में ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, फिर यहाँ क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, फिर यहाँ क्लोराइड आयन, और यहाँ क्या होगा? सोडियम आयन, फिर यहाँ सोडियम आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ सोडियम आयन, और यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ सोडियम प्लस, और यहाँ क्लोराइड माइनस। ये इस तरह से ऐसे आ जाएंगे, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गया एक आइडल क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन स्टेट है ये। अभी क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग स्ट्रोंशियम प्लस 2 मिलाते हैं या कैल्शियम प्लस 2 के क्लोराइड्स मिला देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर स्ट्रोंशियम प्लस 2 मिलाया हमने तो यहाँ से एक सोडियम क्या होगा? मूव कर जाएगा, ये स्ट्रोंशियम प्लस 2 हो जाएगा। तो एक सोडियम कहीं ना कहीं से, कोई जरूरी नहीं है कि अगल बगल ही हो, पूरे क्रिस्टल में कहीं से एक और सोडियम यानी 2 सोडियम जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो एक में तो स्ट्रोंशियम प्लस 2 हो गया, दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? वैकेंट होगा, और इसी को हम लोग कैटायनिक वैकेंसीज कहते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कैटायनिक वैकेंसीज डेवलप होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। किसकी वजह से? इम्प्योरिटी के इंट्रोडक्शन की वजह से, व्हिच कॉजेस हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखने की बात यह है कि एडिशन ऑफ अबाउट 0.1%, ध्यान रखना है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ about 0.1% strontium chloride to NaCl। ध्यान रखने की बात है, अगर सोडियम क्लोराइड के मॉल्टन स्टेट में 0.1% स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला देते हैं तो ऐसी कंडीशन में इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस कितना? बाय 10,000 टाइम्स। याद रखना इस बात कि ओनली 0.1% स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर सोडियम क्लोराइड के मॉल्टन स्टेट में हम मिक्सअप करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी ओन कंडक्टिविटी से 10,000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड से सिल्वर क्लोराइड को डोप कराते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है जिसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत ले आते हैं।
तो इस तरह से आज इस लेक्चर में आप लोगों का जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स था ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में मेनली हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और सेमीकंडक्टर्स में दोनों तरह के एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन कैसे होता है। सेमीकंडक्टर्स के फॉर्मेशन की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है या बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या है, एनर्जी गैप्स क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो हम लोगों ने मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में हमने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो एक्सेस एनायंस हो जाते हैं जो उनके इंडस्ट्रियल साइंस में रहते हैं, तो ऐसे में जो कैटायंस होंगे जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कैटायंस वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि उसमें कितने प्रतिशत जो है वो +2 वाले स्टेट वाले हैं और कितने प्रतिशत जो है वो +3 स्टेट वाले हैं। तो इस चीज को हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे क्या चीज की, एनालिसिस सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम टाइम्स पे ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। एनालिसिस सोर्स दैट निकल ऑक्साइड has formula क्या फॉर्मूला है निकल ऑक्साइड का कि Ni0.98O1.0, ये निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला है। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni0.98 और O कितना है 1.00। तो what fraction nickel exists as Ni+3, कितना फ्रैक्शन निकल का जो है वो Ni+3 के फॉर्म में होगा, यानी कितना पक और कितना जो है वो Ni+2 के फॉर्म में होगा। ध्यान देने की बात है। तो अगर Ni+3 है तो डेफिनेटली Ni+2 तो होगा ही होगा, या Ni+2 है तो +3 होगा ही होगा, लेकिन कितना, इस फॉर्मूले के द्वारा हमको कैलकुलेट करना होगा कि कितना निकल +3 है और कितना निकल +2 है। तो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फार्मूला आपको पता है क्या कि Ni0.98 और O जो है वो 1.00 है। अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं, क्या मान लें कि लेट Ni+2 x, मान लो कि Ni+2 जो है वो कितना है x है। अगर Ni+2 जो है वो x है तो ऐसी कंडीशन में Ni+3 कितना हो जाएगा, ये 0.98 - x। अगर Ni+2 कितना है x है तो Ni+3 कितना हो जाएगा 0.98 कितना x। अब क्या ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड का जो टोटल चार्ज है ये मस्ट बी 0 होना, कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस निकल ऑक्साइड का टोटल चार्ज कैसा होना चाहिए, 0। बात समझ में आ रही है। तो अभी देखो निकल +2 के लिए कितना हो जाएगा, ये +2 कितना है, ये x into x हो गया, प्लस निकल +3 पे कितना है 3 है कि नहीं है, ये इंटू कितना हो जाएगा 0.98 - x।
ये इक्वल टू, इसके साथ ऑक्सीजन का कितना है -2, ऑक्सीजन का कितना -2, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अब सॉल्व हो सकता है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस मल्टीप्लाई करो इसको, 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27 to 29, 2.94 माइनस 3x माइनस कितना 2 इक्वल टू कितना हुआ 0। ध्यान देना कि 2x यहाँ पे प्लस है और यहाँ कितना है -3x है, ये प्लस 2.94 है, ये माइनस है, तो यहाँ पे बचेगा कितना -x प्लस कितना 0.94, या इसी को हम लिख सकते हैं कि -x इक्वल टू -0.94 या x इक्वल टू कितना हो गया 0.94। x हमको कितना मिल गया 0.94, ये मिल गया x, और x है किसके लिए Ni+2 के लिए। तो आप परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ निकेल+2, निकेल+2 के लिए परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.94 अपॉन ये था कितना 0.98 इनटू कितना 100 इनटू कितना हो गया 100, दैट इज इक्वल टू कितना अप्रोक्सीमेटली 96%। अब 100 में से घटा दो -96%, दैट इज इक्वल टू कितना बचा 4%। तो निकेल+3 जो था वो 4% था, जबकि निकेल+2 जो था वो 96% था निकेल ऑक्साइड के इस फॉर्मूले में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ऐसे कैटायंस हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनके अंदर कितने +2 और कितने +3 आयंस होंगे, या जो डिफरेंट वेरिएबल स्टेट्स में, कोई जरूरी नहीं कि +2 +3 हो, +5 भी हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल वैलेंसीज वाले हैं उनके वैल्यू, उनके परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था टोटल जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी